जय श्री राम मित्रों, आप देख रहे हैं एपीके डिबेट। अगर आप राजनीति और डिबेट में इंटरेस्ट रखते हैं तो सही चैनल पर हैं। डिबेट पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज का डिबेट बड़ा ही हंगामेदार होने वाला है। मोदी सरकार यूसीसी लाने जा रही है। इस कानून के आने से पहले सेकुलरों और लिबरालियों को छाती में दर्द होने लगा है। कुछ समझ में नहीं आता क्या करें। सबसे ज्यादा दर्द तो ओवैसी बंधु को हो रहा है। तभी तो उसका प्रवक्ता यूसीसी पर सवाल पूछने पर गाय पर चला आया और गौ माता पर व्यंग कर दिया। फिर हर्षवर्धन त्रिपाठी ने वकार की तबीयत से बजाई और वार्न भी किया कि भविष्य में ऐसी टिप्पणी ना करे। उस वक्त तो अजीब स्थिति हो गई जब तहसीन पूनावाला और ओवैसी के प्रवक्ता से नोक झोंक हो गई। इधर हरा कुर्ता भी बैठा था, मेरा मतलब है परिवारवादी पार्टी के प्रवक्ता अनुराग भदौरिया, जो हर बार रोक करके जाता है चैनल से। एंकर ने सवाल पूछा तो कहने लगा कि मैं कुछ सुना ही नहीं, और फिर बोला तो अयोध्या जीत की खुमारी में अभी तक था। उपचुनाव में अखिलेश की बुरी तरह हार होने के बाद भी समझ में नहीं आया। करे तो करे क्या, बोले तो बोले क्या। भारत बदल रहा है बेटा, ये नया भारत है। आइए पूरी डिबेट देखते हैं। चालू करो बे। तो चलिए शुरू करते हैं। पर यूसीसी को लेकर बीजेपी की लीडरशिप गंभीर दिखती है। सुनिए बीते महीनों में मोदी, शाह, योगी ने यूसीसी पर क्या कहा है। बाबा साहब ने कहा था धार्मिक आधार पर बने। ये मैं बाबा साहब की बात कर रहा हूं, इतना वीडियो कट करके घुमाना मत। आदरणीय सभापति जी, बाबा साहब ने कहा था धार्मिक आधार पर बने। पर्सनल लॉ को खत्म करने की बाबा साहब ने जोरदार वकालत की थी। 1973 से 16 तक 11 बार देश की सुप्रीम कोर्ट ने यूसीसी लाने का आग्रह देश की और राज्य की सरकारों ने किया है। आप नहीं ला सकते, तुष्टीकरण से ऊपर नहीं उठते। मैं बताता हूं मान्यवर, हमने ही उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने यूसीसी लाया। समान नागरिक कानून देश के अंदर नहीं होना चाहिए क्या? दुनिया के अंदर बहुसंख्यक समाज जो कहता है व्यवस्था वैसे संचालित होती है, और भारत तो कह रहा है कि साहब भारत के अंदर अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक का भेद समाप्त होना चाहिए, सब लोगों पर एक समान कानून लागू होना चाहिए। उल्टा हो रहा है। तो राधिका खेड़ा जी, मैं आपसे सवाल पूछती हूँ। इन्हें दो बड़ी चीजों की चिंता है कि शादी का हक, दूसरी तीसरी शादी का हक इनसे छिन जाएगा, और दूसरी तरफ गाय मारने का हक जो है उस पर बात कर रहे हैं। बीच में कुछ नहीं, बेटियों को हक नहीं मिल रहा, वो इनके लिए चिंता का विषय नहीं है। तलाक से पहले औरतों को निकाल दिया जाता था, वो इनकी चिंता का विषय नहीं है। इनकी चिंता का विषय है कि दूसरी शादी का हक मिलेगा कि नहीं मिलेगा, और गाय को मारने का हक मिलेगा कि नहीं। मैं पूछना चाहती हूं, क्या सोच में दिक्कत है या कानून में? सभी को नमस्कार। उत्तराखंड में जो यूसीसी लागू हो रहा है वो एक ऐतिहासिक कदम है। हमारा संविधान समानता, न्याय और एकता के जो मुद्दे हैं उनके चलते ये कानून इन सभी चीजों को और मजबूत रखता है। और सिर्फ उन्हीं लोगों को इस बात से तकलीफ होती है जो इस कानून को माइनॉरिटीज को डराने का एक औजार बन के चला रहे हैं, और वो है ओवैसी साहब और उनकी पार्टी और उनके प्रवक्ता। ये बड़ी अच्छी बात कही आपने बिल्कुल सही कहा। इनको तकलीफ है कि बेटियों के हक के लिए, इसीलिए जब ट्रिपल तलाक के खिलाफ कानून आए तो सबसे ज्यादा इन्हीं को तकलीफ हुई। ये उस बात से खुश थे जब शाहबानो केस का फैसला उल्टा किया था राजीव गांधी की सरकार ने। इस बात का इनको पूरा समर्थन था। अपने वोट बैंक की राजनीति के लिए इनको कोई फर्क नहीं पड़ता कि मुसलमान महिला क्या चाहती है। मुसलमान महिलाएं बाहर आके बोली, क्यों आप सशक्त नहीं बनाना चाहते? आपके घर में भी बेटियां होंगी, क्या एक बाप के नाते आपका दिल नहीं दुखता कि आपकी बेटी के साथ कुछ गलत हो जाए? बाप रे, ये तो धोती खोल रहा। आप नहीं चाहेंगे कि जो हक आपकी बेटी को मिल रहा है, जो हक पड़ोसी की बेटी को मिल रहा है, वो बराबर हो? क्यों आपकी बेटी को कम हक मिले और दूसरे धर्म की बेटी को ज्यादा हक मिले? और क्यों किसी को दूसरा हक मिले और किसी को कम हक मिले? जब सब एक ही संविधान को मानते हैं, एक ही देश में रहते हैं, एक ही तिरंगे को सलाम करते हैं, एक ही संविधान को सलाम करते हैं, तो सबके कानून, सबके हक, सबकी गारंटी बराबर होनी चाहिए। जाहिर सी बात है, जो लोग संविधान में विश्वास नहीं करते, जो लोग वोट बैंक की राजनीति करना चाहते हैं, डर और भ्रम की राजनीति करना चाहते हैं, उनको इस बात से तकलीफ होगी। आप क्यों नहीं चाहते? आप जब मुसलमानों की अगर राजनीति करते हैं, आपको खुश होना चाहिए कि मुसलमान बेटियों को बराबर का हक मिलेगा। उनको किसी से डर के डब के रहने की जरूरत नहीं है। उनको अगर जब उनको तलाक दिया जाएगा तो वो अपना घर चला सकेंगी, तड़पना नहीं पड़ेगा एक आदमी की वजह से। 3-3 जब शादियां होंगी तब नहीं उसको तड़पना पड़ेगा। आप क्यों नहीं चाहते कि आगे तरक्की
करे आपकी कौम? बात तो सही है। बिल्कुल ये तो सही आप सवाल, पीछा रखने सही से सवाल हटना है। चाहते हैं। अगर बेटियों को, अगर बीवियों को हक मिलेगा तो इससे दिक्कत किसको है? और तहसीन पूनावाला जी, मैं पूछना चाहती हूं, एक राज्य में इंप्लीमेंट हो रहा है, नेशनल लेवल पर इस पे अभी भी चर्चा चल रही है, तो सलमान खुर्शीदी इतने व्याकुल क्यों हो रहे हैं? सवाल यह है, पर्सनल लॉज को बिल्कुल एक समान होना चाहिए था, ये तो बाबा साहब अंबेडकर भी कह के गए थे, और ये पहले की डिबेट्स में भी है, सुप्रीम कोर्ट ने 11 बार रिमाइंडर भी दिया है। इसके खिलाफ क्यों है कांग्रेस पार्टी? मैं जानता था आपका डिबेट में एमआईएम इसको हिंदू मुसलमान और गाय पर ले आएगा, और पहले आपके दर्शकों को बताना चाहता हूं, गाय का यूसीसी से कोई लेना देना नहीं। लेकिन भाजपा से और राधिका जी से मेरे कुछ सवाल है। राधिका जी ने कहा कि उत्तराखंड में हम यूसीसी लागू करने की कोशिश करें, वहां पे हमारे ट्राइबल भाई बहन को क्यों छोड़ा? क्या ट्राइबल महिलाओं को अधिकार नहीं मिलना चाहिए? नाविका जी आते हैं यूसीसी एक देश में एक कानून, बिल्कुल पर्सनल लॉज होनी चाहिए। गुजरात में जहां से माननीय प्रधानमंत्री और गृह मंत्री आते हैं, वहां पे मैत्री करार नाम की एक प्रथा है, जहां पे एक मर्द एक गर्लफ्रेंड रख सकता है ऑफिशियली। क्या महिलाओं को अधिकार नहीं मिलना चाहिए? यूसीसी जो गोवा के अंदर है, वहां गोवा के मुख्यमंत्री, वर्तमान मुख्यमंत्री टाइम्स नाउ को अपने बाइट के अंदर कहते हैं कि अगर एक हिंदू मर्द को बेटी पैदा हो, बेटा पैदा ना हो 30 साल की उम्र के बाद, वो दूसरी शादी कर सकता है। क्या गोवा की महिलाओं को अधिकार मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए? बता दें, गोवा के मुख्यमंत्री झूठ कह रहे। राधिका बहुत अच्छी प्रवक्ता है, मैं उनकी बहुत रिस्पेक्ट करता हूं। सवाल यह कि हमारे मुल्क में जम्मू एंड कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक, नागालैंड और मणिपुर से लेके मुंबई तक एक ही कानून है, स्पेशल मैरिज एक्ट, जिसके तहत मैंने शादी की, सभी के लिए वो है, वो ऑलरेडी लागू है, उसमें कोई एक्सेप्शन नहीं है। फिर भी आपको कोई और कानून चाहिए? जो बच्चा पैदा ही नहीं हुआ उसकी मुंडन की तैयारी की डिस्कशन करे, क्यों वर्तमान सरकार ड्राफ्ट टाइम्स नाउ पर लाकर नाविका जी को नहीं देती, ताकि राधिका और मैं इस पर डिबेट कर सके? लेकिन मैं दोबारा से कहना चाहूंगा, एमआईएम के मैं मत फंसो। एमआईएम गाय का मुद्दा करते और मुद्दा करते, हिंदू मुसलमान करते, डेली इलेक्शन को पोलराइज करते, भाजपा की मदद। तहसीन पूनावाला जी, थोड़ा सा कभी कभार, रोज नहीं पर कभी कभार गरिमा में झांक लीजिए। जब सीएए आया था तो एनआरसी की तो किसी ने बात नहीं की थी, कोई ड्राफ्ट नहीं था, कोई मुद्दा नहीं था, लेकिन क्या हवा आपने खड़ा किया था पूरे देश में। तब क्यों मुंडन करवा रहे थे जब बच्चा ही पैदा नहीं हुआ था? तब करें तो ठीक, अब करें तो दिक्कत है। रोज आते हैं इस उम्मीद पे, आज जीतेंगे, कल जीतेंगे, परसों जीतेंगे, रोज हारते हैं। हर्षवर्धन त्रिपाठी जी मुस्कुरा रहे हैं। हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, ये तहसीन पूनावाला का ये यार्डस्टिक हर वक्त बदलता क्यों रहता है? जरा आज इसका जवाब मिल ही जाए। देखिए नवका जी, मैं तो सचमुच इस बात को लेकर चिंतित हूं कि कहां देश को ले जाने की तैयारी है। अब कोई अभी ये भी कह सकता है कि गांव में तो वहां सड़क पे रेड लाइट लगी नहीं है, शहरों में तो देखिए इंटीग्रेटेड जो ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम है वो लगा हुआ है। भाई साहब, दुनिया के कई देशों में लेफ्ट हैंड ड्राइव है, कई देशों में राइट हैंड ड्राइव है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं हुआ कि नियम बदल जाते हैं। भारतवर्ष में संविधान के तहत देश के हर नागरिक के लिए एक कानून होगा, अलग अलग लाल बत्ती और हरी बत्ती नहीं होगी। ये देश के संविधान निर्माताओं ने संविधान सभा की बहस में उसको पढ़ना चाहिए सबको, स्पष्ट तौर पर कहा कि अभी अभी, क्योंकि हम एक विभाजन विभीषिका झेल चुके हैं, अभी अभी कई लोगों के घाव हरे हो सकते हैं। और ये सिर्फ जवाहरलाल नेहरू के बयान नहीं है, जितने लोग संविधान सभा में थे उनके स्वर इसी के आसपास है। लेकिन हमें उस तरफ बढ़ना है जहां हम सबके लिए एक जैसा कानून लेकर आए। यही नहीं, अभी और सुनिए, उसमें एक लाइन आगे और है, हम किसी की भी उपासना पद्धति, किसी के भी जो भी जिस तरीके से वो आस्था अपनी व्यक्त करता हो उसके तरीके में कोई बदलाव न करे, कोई छेड़छाड़ न करे, लेकिन लोगों के रहने, जीवन जीने, वसीयत के अधिकार, संपत्ति के अधिकार, पुत्र पुत्री के अधिकार, पति पत्नी के अधिकार, ये सब हम एक जैसा कर सके, तभी हमें सही मायने में, जिसको हम कहते हैं कि गणराज्य के तौर पर स्वतंत्र भारत बना पाएंगे। आज के नेता कहां ले जाना चाह रहे हैं? कह रहे भैया उल्टा चलो, अबाउट टर्न ले लो और चल पड़ो दूसरी दिशा में। जो जहां खड़ा है वहीं से कुछ ज्ञान देने लगता है। और पता नहीं एआईएमआईएम की राजनीति तो क्या है, मैं सचमुच वो इस मामले में मैं तहसीन से सहमत हूं। तहसीन भाई ने ठीक कहा, इसमें भी इनको गाय नजर आ गई। ये सच बात है कि गाय कई चीजों का, गौ माता हम यूं ही नहीं कहते, कई चीजों का निदान करती है, दृष्टि भ्रम दूर कर देती है, कभी और किसी तरह की समस्या हो तो नाना प्रकार के उपाय हैं, आप सही जगह जाएंगे तो पता चल जाएगा। लेकिन कब? जब आप उसको कोई भी खाद्य पदार्थ के रूप में न देखे। जब ऐसा घृणित कर्म कोई करता है तो उसकी बुद्धि कुंद हो जाती है। क्यों हिला डाला ना? और तब उसको दिक्कत होने लगती है, तब वो कुछ का कुछ बोलता है, कहीं की कहीं तुलना करता है। अगर ऐसी तुलना किसी और पर कर दी जाएगी तो शायद अभी असीम वकार के बातचीत का पैमाना बदल जाएगा। कृपा करके दोबारा ऐसी डिबेट मत करिएगा। और जहां तक रही बात कि आप कह रहे हैं कुछ जगहों पर है ऐसा, कहीं नागालैंड में या कहीं और है, तो कहीं जहां पर भी है, मैं आपको भरोसा दिलाता हूं कि आने वाले समय में देश के हर हिस्से में कानून तो यही चलेगा। और गौ माता की जहां तक बात है, उसे तो अगर कोई गलत तरीके से परिभाषित करेगा, देखेगा, तो उसका इलाज होगा, बिल्कुल होना ही चाहिए।
असीम वकार साहब, आप कहना चाह रहे हैं कुछ काउंटर? देखिए बात समझिएगा। तहसीन की बात पर खाली इतना बोलूंगा कि तहसीन साहब के घर में जो एक कमरा है वो बीजेपी का है, दूसरे कमरे में ये रहते हैं। अरे यार ये बहुत सुबह जब नाश्ता करते हैं तो एक कुर्सी पे बीजेपी बैठती है और दूसरे पर ये बैठते हैं। हाँ, टैलेंटेड है दोनों भाई। आपको दिक्कत है, आपके भाई, आप दोनों भाई की तरफ बहुत टैलेंटेड है। आगे बोलिए, चलिए पर्सनल होकर आप बात कीजिए। गाय का मुद्दा है नहीं यूसीसी पे, आपको एक्सपोज किया तो आप पर्सनल हो रहे। बहुत ज्यादा टैलेंटेड है दोनों भाई। आगे बताइए, आपके दोनों भाई से ज्यादा टैलेंटेड है। देवी देवताओं को गालियां नहीं देते सर, किसी के श्रद्धा को हम ठेस नहीं पहुंचाते। वो मुझे पता है कितना टैलेंटेड है। आगे देश में माफी मांगते फिर रहे हैं ना, इतने टैलेंटेड है, इतने टैलेंटेड है कि पूरे देश में माफी मांगते फिर रहे हैं। आप मुद्दे पर बात कीजिए। टैलेंटेड है आप मुद्दे पर बात कीजिए। आपको निबंध बोला घर पे लिखने को, आपको घर का कुछ पता नहीं, आपने घर पे पढ़ाई नहीं की तो आपने शुरू कर दिया निबंध गाय के ऊपर। मेरा एक बड़ा घर है, घर में गाय है, गाय की 2 आंखें, गाय की पूंछ है। अरे भैया मेरी बात तो सुन लो, मैं तुम्हारी बात तो नहीं बोला तहसीन भाई। व्यक्तिगत क्यों है भाई? पूरी बात सुनी तुम्हारी। मैंने आपको कोई व्यक्तिगत बोला? आपको मेरी बात बुरी लगे फिर मुझे कोई बुरी लगा। व्यक्तिगत क्यों हो रहे हैं आप? मुद्दे पे बात कीजिए। आप यूसीसी पे बात कीजिए, मैं आपको पॉइंट्स देता हूं यूसीसी पे बीजेपी को घेरने के लिए। आप हिंदू मुसलमान नाविका जी ने मेरी बात पर यह कहा, नाविका जी ने मेरी बात पर यह कहा कि कुछ लोगों को गाय काटने का अधिकार चाहिए। मैं इसकी मजम्मत करता हूं। आप झूठ बोल रही हैं, आप फ्रॉड फरेब कर रही हैं देश के साथ। नाविका जी ने मैं एमआईएम का प्रवक्ता, गाय का रेफरेंस आप लेकर आए थे, आपके चैनल पे गाय का रेफरेंस आप लेकर आए थे और दूसरी शादी का रेफरेंस ओवैसी जी लेकर आए थे। मुझे किस बात पर उंगली उठा रहे हैं भाई? मैंने क्या कहा है आपको? दीजिए मैडम, अरे बात तो करने दीजिए मुझे। उन्होंने कौन से कॉन्टेक्स्ट में बोला? आप इसको कट करेंगे, फिर आप क्लिप वायरल होती, फिर आप लोग झूठ बोलते हो। ऐसा मत कीजिए, मत इस देश में आप और कम्युनल टेंशन मत फैलाइए आप लोग। मैं बोलूं आगे? मैडम जवाब दूं या चुपचाप? जवाब दीजिए। देखिए, अगर मेरी बात सही ना होती और मेरी बात सच्ची ना होती तो आप लोगों की मिर्चें ना लगती। अरे आपके पास जवाब नहीं, आप लोगों के पास। मैं ये कह रहा हूं कि पूरे भारत में अगर कानून बना रहे हैं तो एक जैसा बनाइए ना। मैं हर्षवर्धन त्रिपाठी जी से कह रहा हूं, आप भी एक जैसा कानून लीजिए ना। आप भी शरिया का एक जैसा कानून लीजिए ना। शरिया में आप क्रिमिनल तो लेते नहीं, बाकी आपको सारे राइट्स चाहिए सिविल वाले। क्यों भाई? एक ही लीजिए, एक ही लीजिए कानून। भैया आप क्यों डरती हैं? नहीं, मैं डरती नहीं। आपका लहजा और आपकी समझ कम है। आपकी, मैं कहां डरने वाली हूं आपसे? जी कहां डरने वाली हूं मैं आपसे? मैं बिल्कुल नहीं डरती। लेकिन आपको अगर कानून के बदलने से डर लगता है तो मैं कह रही हूं शरिया अपनाइए तो पूरा अपनाइए, क्रिमिनल वाला भी, कि कोई चोरी करे तो हाथ काट दिए जाएं। आप करेंगे वो वाला शरिया कबूल? अनुराग भदौरिया जी, अगर बेटियों को हक मिलता है, अगर महिलाओं को हक मिलता है तो दिक्कत क्या है? असीम वकार साहब इतने परेशान क्यों हैं? अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। इससे सवाल है आपसे है भदौरिया जी। भाई मैं सुन ही नहीं रहा था, आप डिबेट करवा रही थी, मैं दूसरा काम करने लगा। दोबारा पूछ लीजिए, मुझे लगा कि मैं हूं नहीं, आप दोबारा पूछिए सवाल क्या है। यूसीसी से इतने परेशान क्यों हैं कि सुन ही नहीं रहे थे? नहीं, मैं परेशान नहीं हूं, क्योंकि आप एजेंडा चला रही थी। क्योंकि मैं प्रवक्ता हूं, फिर भी बैठा हूं। आप हर्षवर्धन जी को भी ले आए, सबको ले आए, तो हमने सोचा शायद आपका जब काम हो जाएगा तब आप आ जाएंगे तो मैं जवाब दे दूंगा। आप सवाल पूछिए। चलिए, अब एजेंडा आप चला लीजिए। देश देख रहा है कैसे एजेंडा चला रहे हैं, क्योंकि आपको यूसीसी पर क्या कहना है ये अभी समझ में नहीं आ रहा। अब बता दीजिए ना, यूसीसी पर क्या स्टैंड है? देखिए, एक चीज हर्षवर्धन जी ने बिल्कुल सही कहा कि आज के नेताओं की समझ में नहीं आ रहा है। मैंने आज के नेता मतलब भारतीय जनता पार्टी, बहुत अच्छा बोला आपने। कभी कभी भारतीय जनता पार्टी के नेता की खिंचाई करते हैं, अच्छी बात है, क्योंकि यूसीसी की बात तो करते हैं लेकिन ना उसका ड्राफ्ट लाएंगे, ना उस पर चर्चा कराएंगे। कह रहे हैं कि चर्चा होनी चाहिए। अरे चर्चा कराओ ना, किसने तो आपको चर्चा से रोका है? कोई रोका है किसी ने चर्चा से? आपको रोका है कानून लाने से या कानून बनाने से या ड्राफ्ट बनाने से? किसी ने नहीं रोका है। हर रोज सुबह उठ के एक नई बात कहना शुरू कर देते हैं, लेकिन करना कुछ नहीं है। अगर इनको करना होता तो ये ड्राफ्ट बनाते पूरे हिंदुस्तान के लिए, पूरा एक कानून बनाते पूरे हिंदुस्तान के लिए। क्योंकि विभिन्न भाषाओं का, विभिन्न धर्मों का, विभिन्न वेशभूषाओं का देश है भाई। यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट भी है, मिडिल के लोग भी है, हर तरह के लोग हैं। अगर आप कश्मीर से कन्याकुमारी तक, आप एक कानून बनाते, एक ड्राफ्ट बनाते, सबके सामने पेश करते, उस पर पार्लियामेंट में बहस होती और बिल पास हो जाता। लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है। करना होता तो अब तक बना दिया होता, अपना ड्राफ्ट ले आए होते। रोज पता क्या कहेंगे, ये देखिए यूसीसी में फलाने ने क्या बोल दिया, आओ डिबेट करते हैं इस पे। ये देखो फलाने ने क्या बोल दिया, आओ इस पे डिबेट करते हैं। क्या चल रहा है देश के अंदर में? क्योंकि देश के असली मुद्दों पे बात ना हो जाए, इसलिए मुद्दा घुमाते रहते हैं सुबह से लेकर शाम तक। यूसीसी एक पकड़ लिया, करना कुछ नहीं है। करना होता तो आप करते। हो गया,
अरे 26 सुन जनवरी से उत्तराखंड में आ जाएगा। और अनुराग भदौरिया जी, अभी मैं आपकी पोल खोल दूं, अभी तक आप कह रहे थे कि आपने कुछ सुना ही नहीं, आपने सुना नहीं क्योंकि आप प्रवक्ता हैं, बैठे थे, आपसे बात नहीं कोई कर रहा था, लेकिन हर्षवर्धन त्रिपाठी की सारी बात आपने सुन ली। पोल खुल गई आपकी, पोल खुल गई आपकी। बोलने तो दीजिए मुझे, इतनी देर बाद आए फिर भी आप पोल खोलने में लगे मेरी, मुझे तो बोलने दीजिए, फिर पोल खोल दीजिएगा। मैंने कहा बीजेपी के प्रवक्ता बोले कि देखिए हमने वादा किया था, मंदिर बनाया, अरे प्रभु जानते हैं, क्योंकि प्रभु का आशीर्वाद हम लोग के साथ है, प्रभु के आदर्श और आचरण को हम अपनाते हैं। आप राजनीति करने गए थे क्योंकि माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश से बना, सबने धूमधाम के बनाया और वहां पे हमें आशीर्वाद मिला। अरे तुम्हारी खोपड़ी में भेजा है कि भजिया है? अगर आपके मन में राजनीति नहीं होती तो प्रभु का आशीर्वाद आपको मिलता। वो जानते हैं कि आप प्रभु के नाम पे राजनीति कर रहे थे, धर्म में आस्था का विषय। बहुत सही कहा, लेकिन आप राजनीति बिल्कुल नहीं कर रहे थे। राधिका खेड़ा जी ये तो कहाँ राजनीति कर रहे थे, वो अयोध्या से जीते हुए सांसद जो हैं, वो अखिलेश जी साथ साथ लेकर सब जगह उनको घूम रहे थे। वो तो राजनीति नहीं होगी ना, वो तो बिल्कुल राजनीति नहीं होगी, वो तो आस्था का विषय होगा। यहां आप सब बैठकर मुसलमानों की बात कर रहे हैं, ये नुकसान, ये फायदा, और अकेला मैं जो सबसे बुरा आप लोग की नजर में हूं, मैं आपकी माता जी की लड़ाई लड़ रहा हूं, गाय माता जी की, वो आप लोग उस पर लड़ना नहीं चाहते हैं। एक भी अल्फाज नहीं बोल रहे हैं आप लोग। मैं कह रहा हूं मेरी हां में हां मिलाइए कि यूसीसी में सबसे पहले कानून बनाया जाए कि गाय को बचाया जाए, मां को बचाया जाए। उसका अलग एक्ट है, देश में कोई न काट उसका अलग एक्ट है, खा पाए। मैडम कहां गोवा में कहां एक्ट है? गोवा में तो कह रहे हैं कि हम इंपोर्ट करते हैं, खिलाएंगे। आप क्यों झूठ बोल रही है मैडम? हर्षवर्धन त्रिपाठी बड़ी है सबसे। हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, सवाल पूछा कि तुष्टीकरण की राजनीति खत्म हो जाएगी, ये दर्शकों का सवाल है, उस पर कोई जवाब नहीं है असीम वकार साहब का। बस सवाल है तो सिर्फ गाय पर। हर्षवर्धन त्रिपाठी जी जवाब दीजिए। आर्टिकल 48 पढ़िए हमारे संविधान का। मैं फिर से दोहरा रहा हूं, एक जरूरी बात ये कह रहा हूं, असीम वकार को गाय पर इस तरह का तंज करना, मजाक करना बंद करना चाहिए। और गौ माता अगर हिंदू मानते हैं तो पूजते हैं, राह चलते भी पांव छूते दिख जाएंगे। असीम वकार जी, निवेदन कर रहा हूं और मैं फिर कह रहा हूं, इस देश के संविधान कानून के तहत हर उस बीमार व्यक्ति का इलाज होना चाहिए जो गौ माता को गलत तरीके से देखता है, बात गलत तरीके से करता है और तंज और हाथ से करने की कोशिश करता है। और मैं फिर से कह रहा हूं, कोई और ये काम नहीं करता। आप बार बार ये कह रहे हैं, पूरी डिबेट में आप अकेले चिंता कर रहे हैं, सब लोग गंभीर हैं, सब लोग संवेदनशील हैं, आप मजाक बनाने की कोशिश कर रहे हैं। मैं आपको चेता रहा हूं, ये काम आप मत कीजिए और कहीं भी। और मजाक बना रहे हैं आप, मेरी हां में हां मिलाइए। इसको समझे, महाराष्ट्र में यहां बैठकर तंज कर रहे हैं, इलाज होना चाहिए, इलाज तो सर आपका भी होना चाहिए, आप भी बीमार हैं। मैं फिर कह रहा हूं कि कोई भी अगर बीमार हो जाए, आप भी इस बीमार तरह का हाथ से तंज करे तो संविधान कानून के दायरे में उसका इलाज होना ही चाहिए, इसमें कोई भ्रम नहीं है। और आप अगर कह रहे किसने मजाक बनाया, अगर मैं गाय माता की बात कर रहा हूं और मैं बीमार हो गया, आप बार बार ये काम कर रहे हैं। दिमाग के कैसे हैं? आप बार बार ये काम कर रहे हैं। अगर गाय माता की बात करूं कि गाय को बचाया जाए, गाय माता को बचाया जाए, कौन यहाँ है जो उससे उलट बात कर रहा है? किसने उलट बात की? हिंदू है भाई आप, सिर्फ और सिर्फ आप ये काम कर रहे हैं। चाहिए सिर्फ और सिर्फ आप ये काम कर रहे हैं आपको। असीम वकार साहब, ये हादसे का तंज का मुद्दा नहीं है, और जिस तरह आप कह रहे हैं ये सही नहीं है, दर्शक भी देख रहे हैं।